बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा भाई जवान और खूबसूरत था, अच्छा कमाता था। लड़की वाले खुद उसका रिश्ता लाते, लेकिन वो किसी लड़की से शादी के लिए राजी न होता। इस बार उसने शर्त रखी कि वो गूंगी लड़की से शादी करेगा। हमें बहुत अजीब लगा, लेकिन हम मान गए। हैरत की बात यह थी कि उसकी बीवी सारा दिन कमर दर्द से बिस्तर पर लेटी रहती और रात होते ही भाई उसे साथ ले जाता, कहता डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जबकि मेरी गूंगी भाभी इशारे से कुछ बताने की कोशिश करती। एक रोज मुझे भाई पर शक हुआ और मैं उनके पीछे गई तो कयामत टूट पड़ी, क्योंकि भाई अपनी ही बीवी को। मेरा नाम आमना है। मैं सरगोदा के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये किस्सा मेरे भाई अजमल का है। मुझे आज भी याद है। हम 3 बहनें थीं, कोई भाई नहीं था। अम्मी हर रोज हम तीनों बहनों को लाइन में बिठाकर ये दुआ करवाया करती थी कि या अल्लाह हमें भाई अता कर दे। आज मैं सोचती हूँ कि क्या इंसान औलाद इसलिए मांगता है कि उसके दुखों में सारी जिंदगी खराब हो जाए। खैर, तो जब हम तीनों बहनें ये दुआ किया करती थी कि या अल्लाह हमें भाई दे दे, तो अम्मी खुश होकर हमें खुरमा दिया करती थी। अम्मी ने हमसे वादा किया था कि जब हमारे घर भाई जन्म लेगा तो वो हम तीनों को नई गुड़िया ला कर देंगी। और उस दिन के बाद तो हम बहनों की दुआओं में मजीद रक़्क़त आ गई थी। मुझे याद है, मैं तो रात में सोते हुए भी अक्सर यही दुआ किया करती थी कि या अल्लाह मुझे भाई दे दे। खैर, अल्लाह ने हम बहनों की दुआ बहुत जल्द कबूल कर ली थी। हमारे घर एक नन्हा सा भाई आ गया था। अब्बू ने पूरे मोहल्ले में मोतीचूर के लड्डू बांटे थे। उस दिन मेरी दादी अम्मी से कहने लगी थी, सुलेखा, अगर आज भी तू बेटी को जन्म देती तो खुदा की कसम खाती हूँ आज ही मैं तुम्हें तलाक दिलवा देती। दादी की ये बात सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। उस वक्त मुझे ये इल्म नहीं था कि तलाक किस बला का नाम है। शाम हुई तो अम्मी ने अब्बू को पैसे दिए और बोली, मेरी तरफ से मेरी बेटियों के लिए बाजार में बिकने वाली सबसे अच्छी गुड़िया लेकर आना। अब्बू ने वो पैसे थाम लिए थे और फिर वो रात के वक्त घर वापस लौट कर आए थे। जब वो वापस आए तो उनके हाथ में 3 गुड़ियां थी, जिसे देखकर हम बहनों की तो ईद ही हो गई थी। उस दिन हम बहनें बहुत खुश थीं। वक्त गुजरता गया और हम जवान होती गईं। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं, फिर मेरा नंबर था और फिर मेरा भाई अजमल आता है। मुझसे बड़ी बहन मुझसे 6 और 7 साल बड़ी थी, इसीलिए अम्मी ने उनकी शादी जल्द ही कर दी थी। मुझसे बड़ी बहन मुझसे 6 और 7 साल बड़ी थी, इसीलिए अम्मी ने उनकी शादी जल्द ही कर दी थी। मेरी बहनों की शादी के बाद दादी भी इंतकाल कर गई थी। अब घर में मैं, अम्मी, अब्बू और अजमल ही रहते थे। मैंने अक्सर सुना था कि अम्मी रात के वक्त राजदारी में अब्बू से कहा करती थी कि मेरी ख्वाहिश है कि आमना और अजमल की शादी एक साथ ही हो जाए। मेरे घर से बेटी रुखसत हो तो दूसरी बेटी आ जाए। अब्बू कहते, भला मुझे क्या एतराज होगा, तुम ऐसा करो कि अजमल के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दो, उसके बाद हम आमना का भी रिश्ता तय कर देंगे। हमारा ताल्लुक मुतवस्सित घराने से था, मगर अजमल ने पढ़ लिख कर बहुत अच्छी सरकारी जॉब हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से हमारे दिन फिर गए थे। अजमल को सरकार की तरफ से घर भी मिला था, मगर अम्मी अब्बू ने यह कहकर नए घर में जाने से इनकार कर दिया था कि हम अब इस उम्र में अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे। ये लोग तो हमारे दुख दर्द के साथी हैं, इन्हें छोड़कर हमें सुकून नहीं मिलना। अजमल ने भी उनकी बात मान ली थी। खैर, अम्मी मुझे अब करतारी सिखाया करती थी। एक दिन अजमल जब काम से वापस आया तो अम्मी कहने लगी, मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं किचन में खड़ी हांडी बना रही थी। मेरा पूरा वजूद कान बन चुका था। मेरी सारी तवज्जो उनकी गुफ्तगू की जानिब थी। अम्मी बोली, अजमल, अब तुम जवान हो गए हो। मेरा जी चाहता है कि तुम्हारे सर पर सहरा सजा दूं, तुम्हारी दुल्हन को घर ले आऊं। मैंने तुम्हारे लिए 1-2 लड़कियां भी देख रखी हैं, अगर तुम कहो तो तस्वीरें लाकर दिखा दूं। अजमल एकदम से बेदक गया था। वो बोला, नहीं अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैंने अभी नई जॉब हासिल की है। ये मुलाजमत बहुत तवज्जो तलब करती है। मैं अभी शादी जैसे झमेलों में खुद को नहीं डालना चाहता। अम्मी की आवाज बुझ सी गई थी। वो कहने लगी, अजमल मेरे बेटे, तुम्हारी शादी होगी तो मैं आमना को रुखसत करूंगी ना। आमना की भी उम्र हो चली है शादी वाली, मगर मैं उसे अभी रुखसत नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे अब घर के काम नहीं होते। अजमल बोला, अम्मी इसमें परेशानी वाली क्या बात है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए एक मुलाजमा रख लेता हूँ। अल्लाह की करम से मेरी इतनी तनख्वाह तो है ही कि मैं आपके लिए एक मुलाजमा अफोर्ड कर सकूँ। मैं हंसती थी क्योंकि अम्मी अब लाजवाब हो चुकी थी। अम्मी कुछ लम्हे खामोश रही तो भाई उठकर अपने कमरे में चला गया था। अम्मी बेचारी अपने बेटे की शादी का अरमान दिल में लेकर बैठी रही थी। खैर, अम्मी ने अब मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। भांत भांत के लोग मुझे देखने के लिए आया करते थे। मेरा जायजा इस तरह से लिया जाता था जैसे मैं कोई लड़की नहीं बल्कि कुर्बानी का जानवर हूँ, मगर फिर भी मैं उन्हें पसंद नहीं आती थी। घर जाकर वो शादी से इनकार कर दिया करते थे और ये सब देखकर मेरा दिल चकनाचूर हो गया था। अब मुझे अपने आप से भी नफरत होने लगी थी। 1-2 बार कोई आपको रिजेक्ट कर जाए तो दिल में ख्याल आता है कि मुकाबिल की पसंद ही इस मयार की नहीं कि वो मुझे पसंद करे, मगर फिर जब ये रिजेक्शन का दौरानिया बढ़ जाए तो इंसान खुद को ही रिजेक्ट कर देता है। सच कहूँ तो मैंने भी शीशा देखना छोड़ दिया था। पहले तो मैं हर वक्त तैयार रहती थी, मेरे हाथों में हर वक्त चूड़ियां खनखनाया करती थी, मगर अब तो मैंने चूड़ियां पहनना भी छोड़ दिया था। मैं बस एक रोबोट की तरह सारा दिन घर के काम किया करती थी और अम्मी से मेरी हालत छुपी हुई नहीं थी। उन्होंने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, आमना,
तुम लोगों की बातों को दिल पर मत लो। हीरे की पहचान तो जौहरी को हुआ करती है। जिस दिन असल जौहरी तुम्हें देखने के लिए आए तो वो तुम्हें पसंद कर ले जाएंगे। मैं रोने लगी और बोली, अम्मी मुझे नहीं लगता कि मैं हीरा हूँ, मैं तो कोयला हूँ जिसे लोग अपने घर ले जाने से डरते हैं। अम्मी हंसती और बोली, अरे पगली, ये कैसी बातें करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज अपने गम बताने की मूड में थी। मैं बोली, अम्मी देखिए तो मेरे सर में 2 बाल सफेद निकल आए। आहिस्ता आहिस्ता मेरा पूरा सर सफेद हो जाएगा। आपकी दहलीज पर बैठे बैठे ही मेरे चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ने लगेंगी। आपको याद है ना, मेरी बड़ी बहनों की शादी कितनी कम उम्र में हो गई थी। मैं रोती जा रही थी जबकि अम्मी मुझे दिलासे देती रही थी। सच कहूं तो ये रोना तो ना इसलिए नहीं था कि मेरी शादी लेट हो गई है, बल्कि मैं तो खुद को बार बार रिजेक्ट किए जाने पर नाराज थी। जब रो रो कर मेरा दिल कुछ हल्का हुआ तो मेरा ध्यान अम्मी के चेहरे पर पड़ा था। उनकी रंगत जर्द पड़ चुकी थी। मैं एकदम घबरा गई और जल्दी से अम्मी को पानी ला कर दिया। मैं बोली, अम्मी आप ठीक तो है ना? अम्मी कहने लगी, हाँ हाँ मुझे क्या होना है, तुम उठो, शाबाश वजू करो, मैं भी नमाज पढ़ लूँ। अम्मी जैसे ही उठी थी उनकी नजरों के सामने अंधेरा छा गया था और वो धड़ाम से नीचे गिर गई थी। उनकी ये हालत देखकर मैं चीखने लगी थी। आस पड़ोस के लोग भी हमारे घर में जमा हो गए थे। किसी ने जल्दी जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लिया था। अम्मी को उसमें डालकर अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। उनके दिल के 3 वॉल्व बंद थे, उनकी जान को खतरा है। ये बात सुनकर मैं तो अपने हवास में ही न रही थी। मैं फूट फूट कर रोती रही थी। मुझे नहीं इल्म के अब्बू और भाई को किसने फोन करके अम्मी के मुताले की तला दी थी। वो भी अस्पताल आ गए थे। शुक्र है कि अम्मी की जान बच गई थी। कुछ दिन अम्मी को अस्पताल में रखा गया और फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने हमें ताकीद की थी कि मरीजा को किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं देना और ये भी कहा था कि जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके इनका ऑपरेशन करवा दिया जाए। हम जब घर आए तो अम्मी ने अजमल को अपने पास बुलाया था। अम्मी उसका हाथ पकड़कर रोने लगी थी। अजमल बहुत घबरा गया और बोला, अम्मी आपके लिए रोना अच्छा नहीं है, प्लीज अपने आंसू पोंछ डालें। अम्मी कहने लगी, अजमल मुझे तुम्हारी और आमना की फिक्र खा गई है। तुम दोनों अपने अपने घरों के हो जाओ तो शायद सुकून से मौत आ जाए। अजमल अब तुम ये बहाने बनाना छोड़ दो और खुदारा शादी के लिए हामी भर दो। मैंने महसूस किया था कि भाई के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। वो बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार लग रहे थे। फिर वो मुश्किल बोला, अम्मी मुझे शादी पर कोई एतराज नहीं है, मगर मेरी ये ख्वाहिश है कि पहले मेरी बहन आमना अपने घर की हो जाए। अम्मी कहने लगी, ठीक है मैं तुम्हारी ये शर्त पूरी कर देती हूँ। वो बोला, अम्मी ये शर्त नहीं है, इल्तिजा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी कंवारी बहन घर में हो और मैं अपनी शादी रचा कर बैठ जाऊँ। अम्मी कहने लगी, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ। खैर अम्मी ने अब मेरा रिश्ता ढूंढने में मजीद फुर्ती दिखाई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इस बार ज्यादा लोगों के सामने ट्रे सजा कर ले जाना नहीं पड़ा था। मुझे दूसरे रिश्ते पर ही पसंद कर लिया गया था। लड़का अमेरिका में होता था। उसके वालिदैन को एक घरेलू और सीधी सादी सी लड़की चाहिए थी, इसलिए उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। लड़के की तस्वीर देखी तो वो बहुत खूबसूरत था। मैं भी खुश थी कि अल्लाह ने मेरी भी सुन ली है। लड़का वतन वापस आने से पहले चाहता था कि हमारा निकाह फोन पर ही हो जाए और फिर वो वहीं बैठकर मेरे अमेरिका के कागजात तैयार करवाना चाहता था। उसकी ख्वाहिश ये थी कि जब कागजात तैयार हो जाएं तब वो वापस आकर मुझसे शादी कर ले। अम्मी अब्बू को इस बात पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं था और यूं मेरा निकाह अफजल से हो गया था। ये निकाह वीडियो कॉल पर हुआ था। उसने अपने वालिदैन के हाथ मेरे लिए बहुत महंगा मोबाइल फोन गिफ्ट के तौर पर भेजा था। मैं बहुत खुश थी और फिर मेरी और अफजल की फोन कॉल पर बात होने लगी थी। वो हर तरह से एक बेहतरीन इंसान साबित हुआ था। बहुत अच्छा था वो। खैर मेरा निकाह होने के 1 हफ्ते बाद अम्मी ने अजमल को फिर से अपने पास बुला लिया था। वो कहने लगी, मेरे प्यारे बेटे अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता भी हो जाए। तब अम्मी ने मुझे आवाज दी और बोली, मैंने तुम्हें जो तस्वीरें पकड़ाई थी वो ले आओ। मैं तस्वीरें लेकर आई तो अम्मी कहने लगी, बेटा तुम तस्वीर में से कोई एक लड़की पसंद कर लो, फिर हम उनके घर जाकर रिश्ता मांग लेंगे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि रोज रोज लड़की वालों के घर जाया जाए और फिर उन्हें इनकार कर दिया जाए। मेरी बेटी इन हालात से गुजरी है। मैं नहीं चाहती कि किसी और की बेटी को ये सब बर्दाश्त करना पड़े। अम्मी ने भाई की तरफ तस्वीरें बढ़ा दी थी मगर उन्होंने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। वो बोले, अम्मी मुझे इन लड़कियों में से किसी के साथ भी शादी नहीं करनी। अम्मी बोली, क्यों अजमल, तुम्हें कोई और लड़की पसंद है क्या? अजमल ने नफी में सर हिला दिया था। वो बोला, नहीं मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है कि मेरी शादी एक गूंगी लड़की के साथ कर दी जाए। मैं और अम्मी अपनी अपनी जगह पर सजदा रह गई थी। अम्मी बोली, अजमल ये कैसी बात कर रहे हो? क्या मेरी नस्ल एक गूंगी लड़की से आगे बढ़ेगी और फिर अगर उसने बच्चे भी गूंगे जने तो तुम क्या कर लोगे? अजमल बोला, बिल्कुल यही बात थी मेरे जहन में। अम्मी मैंने देखा ही है कि जब आमना को लड़के वाले ठुकरा जाते थे तो फिर वो किस करब से गुजरती थी। मुझे मालूम है हमारे माशरे में बहुत सी गूंगी लड़कियां अपने वालिदैन के घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं, मगर लोग उन्हें अपनी बहू बनाने से डरते हैं कि कहीं वो बच्चे गूंगे पैदा न कर दे। मैं एक गूंगी लड़की से शादी करके ये रिवायत तोड़ना चाहता हूँ। अम्मी चुप कर गई थी। पूरा 1 हफ्ता हमारे घर में यही बहस चलती रही थी। अम्मी ने अजमल को समझाने की बहुत कोशिश की थी मगर वो किसी तौर नहीं माना था और तब अम्मी ने हथियार डाल दिए थे। अम्मी ने रिश्ते कराने वाली आंटी से कह दिया था कि मेरे बेटे के लिए एक अदद गूंगी लड़की की तलाश कर दी जाए
वो भी अम्मी की फरमाइश सुनकर हंस दी थी। कहने लगी, सुलेखा खैर तो है, ये कैसी फरमाइश है तुम्हारी? अम्मी बोली, बस बहन क्या बताऊं, मुझे तो मेरी औलाद ने मजबूर कर दिया है। मैंने सोचा था कि ये रिश्ता इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, न जाने कितने माह एक गूंगी लड़की की तलाश में गुजर जाएंगे। मगर हैरत तो मुझे तब हुई जब तीसरे दिन ही आंटी अम्मी के पास एक तस्वीर लेकर आ गई थी। वो कहने लगी, ये लड़की गूंगी भी है और पढ़ी लिखी भी है, मगर बहुत गरीब घर से इसका ताल्लुक है। मेरी मानो तो इसकी शादी कर दो अजमल से, सारी जिंदगी दबकर रहेगी। अम्मी ने तस्वीर देखी तो बेसाख्ता उनके मुंह से माशाअल्लाह निकला था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर अम्मी से तस्वीर थाम ली थी। वो लड़की वाकई में बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम सना था। शाम में जब अजमल काम से वापस आया तो अम्मी ने सना की तस्वीर भी उसे दिखा दी थी। उसने तस्वीर देखकर ओके कर दिया था। अम्मी अगले दिन ही उनके घर रिश्ता लेने के लिए पहुंच गई थी। उन्हें भला क्या एतराज हो सकता था, झट से हाँ कहती। अम्मी ने अपनी तबीयत के पेश नजर भाई की शादी में बहुत कम लोगों को मदऊ किया था। एक बहुत ही प्राइवेट सी तकरीब में सना को ब्याह कर घर ले आई थी। सना दुल्हन बनकर बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। वो शर्माई शर्माई सी थी। मैंने उससे कहा, भाभी तुम तो बहुत खूबसूरत हो। वो बहुत खुश हो गई थी। मैं भाभी को उसके कमरे में बिठाई थी। तब तक मेहमान भी अपने घरों को वापस चले गए थे। अम्मी मुझसे कहने लगी, हमना तेरी भाभी तो बड़ी हंसमुख है, मेरे तो दिल को लगी है ये बच्ची। दुआ करना कि ये मेरे साथ अच्छी ही रहे। मैं तो इसको अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखूंगी। मैंने सदक़े दिल से आमीन कहा था। खैर हम दोनों भी बहुत थक चुकी थी। मैंने आज की तकरीब में बनाई गई तस्वीर अपने शौहर को भेज दी थी और खुद सोने के लिए लेट गई थी। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी ताकि भाई और भाभी को नाश्ता बनाकर दे सकती। मैं बाहर सहन में बैठी अम्मी के साथ बातें कर रही थी जब मेरी भाभी अपने कमरे से निकली थी। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। बहुत अफसुर्दा लग रही थी। मैंने और अम्मी ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया था। अम्मी ने भाभी को अपने पास आने का इशारा किया। वो कहने लगी, सना इधर आओ मेरे पास। क्या बात है, उदास क्यों हो? अम्मी की बात सुनकर सना अम्मी के गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी थी और फिर वो इशारों में अम्मी को अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगी। मगर हम दोनों ही उसकी बात समझने से कासिर थी। इतनी देर में अजमल अपने कमरे से बाहर आ गया तो भाभी जल्दी से उठकर किचन में चली गई थी। मैं भी उनके पीछे ही गई थी और उनसे कहा कि अभी कुछ दिन आराम करो, मैं नाश्ता बना दिया करूंगी। मगर उसने मेरी मदद लेने से इनकार कर दिया था। मैंने फिर भी उनके लिए नाश्ता बनाया और उनके कमरे में छोड़ाई थी। फिर वलीमे की मुख्तसर सी तकरीब हुई। सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया। शादी के तीसरे दिन सुबह भाई काम पर चले गए मगर भाभी कमरे से बाहर नहीं निकली। अम्मी ने मुझे भेजा कि जाकर दिखाऊं कि सना बाहर क्यों नहीं निकली। मैं कमरे में दाखिल हुई और बोली, भाभी क्या बात है, आज आप बाहर क्यों नहीं आई? भाभी ने अपनी कमर की जानिब इशारा किया था जिसका मतलब यही था कि कमर में बहुत दर्द है। मैंने उनसे कहा, मैं मसाज कर दूं, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मैं नाश्ता बना कर ले गई थी। मैंने अम्मी को बताया कि भाभी की कमर में दर्द है। अम्मी कमरे में गई और बोली, सना जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मगर उन्होंने इशारे से कहा कि मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। शाम में जब अजमल घर आया तो अम्मी ने उसे सना के मुतालिक बताया था। अजमल बहुत परेशान हो गया था। वो बोला, मुझे तो लगता है कि सना को नजर लग गई है, इतनी हसीन लग रही थी वो शादी के फंक्शंस में। फिर बोला, मैं जरा जाकर सना को दिखाता हूँ। अम्मी अजमल के जाने के बाद हंसने लगी थी। वो बोली, ये तो देखो, जिस लड़के को नजर पर यकीन ही नहीं था वो अब कह रहा है कि उसकी बीवी को नजर लग गई है। मैं भी हंसती थी। थोड़ी देर बाद अजमल अपनी बीवी के हमरा कमरे से निकला था। वो बोला, अम्मी मैं सना को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। अम्मी ने सर हिला दिया। उनके जाने के बाद मैंने अम्मी को खाना दिया, फिर दवाई दी और बोली कि अब आप आराम से सो जाएं। अम्मी कहने लगी, मैं सो नहीं सकती, अजमल जब घर वापस आएगा तो दरवाजा कौन खोलेगा? मैं बोली, अम्मी दरवाजे की आप फिक्र न करें, मैं खोल दूंगी, आप बस आराम से आंखें बंद करके सो जाएं। अम्मी ने मेरी बात मान ली थी। मैंने भी खाना खाया और तब तक अफसल का फोन आ गया था। उनके साथ बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और सुबह के 3 बज गए। तब जाकर अफसल ने फोन बंद किया। मेरी आंखें भी नींद से बोझल हो रही थी। मैंने सोचा कि अभी तक अजमल घर वापस क्यों नहीं आया। रात के 3 बजे तक अस्पताल में उन्हें भला क्या काम हो सकता है। मैं बेड पर लेटते ही सो गई थी। 4:30 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से उठ बैठी थी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने भाभी और अजमल खड़े थे। मैं बोली, अजमल इतनी देर क्यों हो गई? वो बोला, बाजी अस्पताल के कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है। मैंने सर हिला दिया। मगर मुझे सना ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत करब से गुजरी हो। भाई भाभी अपने कमरे में चले गए तो मैंने वजू किया और फजर की नमाज पढ़ने लगी थी और फिर मैं भी जाके सो गई। दिन चढ़े ही मेरी आंख खुली थी। अम्मी ने मुझे बताया कि सना की कमर का दर्द इस हद तक बढ़ चुका है कि उससे तो उठा भी नहीं जा रहा। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैं उसके कमरे में गई और बोली, रात भर आप अस्पताल में रही तो अब तक ठीक क्यों नहीं हुई? सना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं उसके इन आंसुओं को नहीं समझ पा रही थी, मगर मुझे इतना समझ में आ गया था कि वो शदीद करब से गुजर रही है। मैंने अम्मी से भी इस मुतालिक बात की थी। मैं बोली, आपको नहीं लगता क्या जब से इसकी शादी हुई है इसकी आंखों की जोत बुझ सी गई है, वो उदास उदास से रहने लगी है? अम्मी ने सर हिला दिया और बोली, हाँ
मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, मगर मेरा बेटा तो उसे इतना खुश रखता है। मुझे सना के गम की वजह समझ नहीं आ रही। मैं बोली, अम्मी मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अम्मी बोली, खबरदार जो अपने मुंह से कोई मनहूस बात निकाली। मुझे उम्मीद है कि जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी ये बात करके मुतमईन हो गई थी, मगर मेरा मसला ये था कि मैं माँ नहीं थी। मैं माँ होती तो अपने दिल को आसरा दे देती, मगर मेरा दिल किसी तौर पर बहल नहीं रहा था, क्योंकि अजमल की शादी को पूरा 1 महीना हो गया था। इस दौरान उसकी रूटीन एक सी ही रही थी। सारा दिन भाभी के कमर में दर्द रहता था। रात के वक्त अजमल उसे अपने साथ ले जाता था और ये कहता कि डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, मगर न जाने वो सना का किस किस्म के डॉक्टर से इलाज करवा रहा था, जो 1 महीने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई थी। अब मेरा शक इस कदर बढ़ चुका था कि मुझे चैन नहीं मिलता था। मैं भाभी से इस्तफसार करती तो वो इशारे करती रह जाती, मगर मुझे उसकी समझ नहीं आती थी। अब मैंने सोचा कि इस मामले का ड्रॉप सीन हो ही जाना चाहिए। मुझे इल्म तो हो कि आखिर माजरा क्या है। आज रात जैसे ही अजमल अपनी बीवी को लेकर घर से बाहर निकला तो मैंने भी अपने वजूद को एक बड़ी सी स्याह चादर से ढक लिया था। मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगी थी। घर से निकलते ही अजमल अपनी बीवी को कार में बिठाकर आगे बढ़ गया था। मैंने भी जल्दी से एक रिक्शा रोका था और रिक्शे वाले को कह दिया कि उस सफेद गाड़ी का पीछा करना है। उसने ठीक कह दिया था। भाई की गाड़ी बड़ी सड़क पार करने के बाद अब एक छोटी सड़क पर उतर गई थी। मुझे तो ये हैरत हो रही थी कि न जाने वो सना को किस किस्म के अस्पताल में लेकर जाते हैं, जो शहर से वीराने में था। अब भाई की गाड़ी तंगो तारीख सड़कों पर दौड़ रही थी, जबकि मेरे रिक्शे को उनका पीछा करने में बड़ी परेशानी हो रही थी। अल्लाह अल्लाह करके भाई की मंजिल आ गई थी। वो गाड़ी से निकले तो भाभी की जानिब का दरवाजा भी खोल दिया। मैंने देखा कि भाभी ने भाई के सामने हाथ जोड़े हुए थे। वो बार बार नफी में सर हिला रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो आगे नहीं जाना चाहती। अजमल जबरदस्ती भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ घसीटता हुआ ले गया था। मैं भी जल्दी से रिक्शे से उतरी थी। मैंने देखा कि भाई एक बहुत बड़ी इमारत में दाखिल हुआ है। मैं भी उनके पीछे ही चली गई थी। मैं बड़ी छुप छुपा कर आगे बढ़ रही थी और ये देखकर तो मुझे सांप ही सूंघ गया था कि उस इमारत में रक्सो सुरूर की महफिल जारी थी। थोड़ी देर बाद ही अजमल के साथ भाभी भी थी। भाभी ने जर्क पर्क वाला लिबास पहना हुआ था। वो सैकड़ों तमाशाइयों के बीच आकर रक्स करने लगी थी और ये देखकर मैं तो थर थर कांपने लगी थी। भाभी का रक्स जारी था। उन पर नोटों की बरसात हो रही थी। मैं आगे बढ़ी और गुस्से से अजमल से बोली, ये क्या हो रहा है? अजमल ने मुझे देखा तो उसे सांप सूंघ गया था। उसके चेहरे से हवाइयां उड़ गई थी। तभी शायकीन में से एक अय्याश तमाशाई की नजर मुझ पर पड़ गई थी। वो जल्दी से अजमल के पास गया और बोला, इसको कब नचा रहे हो? अजमल के माथे पर रगे फड़कने लगी थी। उसने मेरा और सना का हाथ पकड़ा और हमें गाड़ी में बिठाकर घर वापस ले गया। मैं जब घर पहुंची तो बिलक बिलक कर रो रही थी। अम्मी भी जल्दी से बाहर निकल आई थी। वो कहने लगी, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने अम्मी को सारी दास्तान सुना दी थी कि अजमल अपनी बीवी को गैर मर्दों के सामने नचा रहा था। अम्मी ने मुंह पर हाथ रख लिया था। वो बेयकीनी से अजमल की जानिब देखने लगी थी। तब अजमल की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो कहने लगा, अम्मी मैंने एक गरीब घराने में आंख खोली थी। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे वालिदैन मुझसे इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि मैं उनकी गुर्बत दूर करूंगा। मैंने भी उनके हर ख्वाब को पूरा करने की ठान ली थी। इसीलिए मैंने जी लगाकर मेहनत की और अपनी तालीम हासिल की थी। फिर यूं हुआ कि मैं पूरा 1 साल सड़कों की छान मारता रहा, मगर मेरे पास आला डिग्री होने के बावजूद मुझे कोई जॉब न मिल सकी थी। तब मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर गैर कानूनी काम करने का सोचा था। हम गरीब घरों की लड़कियों को उनकी इजाजत से इस बड़े कोठे में ले जाकर नचवाते थे। घर में मैंने यही बताया कि मैं जॉब करता हूँ और मैं शादी भी इसीलिए नहीं करना चाहता था। खैर जब मेरी शादी हुई तो मैं सना को देखकर मबहूत रह गया। ये तो बहुत हसीन थी। इसके रक्स का मुझे भारी मुआवजा मिलना था। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी अम्मी, क्योंकि मैंने आपका ऑपरेशन भी तो करवाना था ना। सना को मैं रक्स सिखाने के लिए लेकर जाता था, इसीलिए इसकी कमर में दर्द रहने लगा था। रात भर ये रक्स सीखा करती थी। अभी 2 दिन पहले ही इसने शायकीन के सामने परफॉर्म करना शुरू किया। ये बातें सुनकर अम्मी ने अजमल के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। अम्मी कहने लगी, अभी और इसी वक्त सना को तलाक दो ताकि मैं पुलिस को बुलवाकर तुम्हें जेल भिजवा दूं। अपनी बीवी को लोगों के सामने नचाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? तभी सना आगे बढ़ी थी। उसने इशारे से अम्मी को कहा कि मैं अजमल से तलाक नहीं लेना चाहती, मैं इसे एक और मौका देना चाहती हूँ। अगर ये इस बुराई से तौबा कर लेता है तो मैं अपने साथ होने वाली ज्यादती माफ कर दूंगी। अजमल रोने लगा था। उसने सना के आगे हाथ जोड़ दिए थे और बोला कि खुदारा मुझे माफ कर दो, मुझसे तलाक मत लेना। मैं आज तौबा करता हूँ कि दोबारा कोठे का रुख भी नहीं करूंगा। फिर उसने अम्मी से भी माफी मांग ली थी। माँ तो माँ होती है ना। अम्मी ने भी उसे माफ कर दिया था। उसके बाद अजमल ने अपना एक कारोबार शुरू किया था। अल्लाह ने बरकत दी और हराम से बचा लिया। अब अगले हफ्ते मेरी रुखसती है। मैं बेइंतहा खुश हूँ कि मेरी रुखसती से पहले पहले मेरा भाई सुधर गया था और अल्लाह ने मेरी भाभी की इज्जत भी महफूज रखी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई
और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।